बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या वाकई सीएसएस में किस्मत का एक बड़ा रोल है? और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जिस शख्स ने 44th पोजीशन हासिल कर ली ऑल ओवर पाकिस्तान और उसकी एलोकेशन ना हो जाए, तो बात है ना कि वाकई सीएसएस में लक का बड़ा रोल है। इसके अलावा 172 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करने के बावजूद उनकी एलोकेशन क्यों ना हो सकी? ये एक अहम सवाल है। हर कोई इस पे परेशान है। और जिन उम्मीदवारों ने, जिस तरह मैंने कहा कि एक कैंडिडेट ने 44th पोजीशन हासिल कर लिया और उसकी एलोकेशन ना हुई, तो आप उनका इंटरव्यू करके पूछ सकते हैं कि उस पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की, रिटन क्वालिफाई किया, या आप रिटन से पहले एमपीटी पे जाएं, वो क्वालिफाई किया, फिर रिटन क्वालिफाई किया, फिर वाइवा, साइकोलॉजी टेस्ट, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो मेरिट लिस्ट पर 44th पोजीशन पे हैं और इसकी लोकेशन ना हो जाए, तो ये है किस्मत का खेल। इसके अलावा ये किस्मत का खेल इस तरह भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ें और आप अपेयर हो जाएं और आपके सारे सब्जेक्ट पास भी हो जाएं और जो आपका मनपसंद ग्रुप है उसमें आपकी लोकेशन भी हो जाए, तो ये इस तरह भी नहीं है। बहरहाल कैंडिडेट को मेहनत करनी पड़ती है, वो दिन रात एक करके हार्ड वर्क करता है, फिर दुआएं मांगता है, और फिर एक मैराथन या एक लंबे अरसे के बाद उनकी अगर एलोकेशन हो जाए तो फिर समटाइम्स उनका ड्रीम ग्रुप अचीव हो जाता है। कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में एलोकेशन चाहिए तो समटाइम हो जाता है, समटाइम्स आपको अपना मनपसंद ग्रुप भी नहीं मिलता। तो आज हम CSS 2025 का जो रिजल्ट है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आपने एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना है ताकि जो तफसीलात हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। जैसे हमने कल कहा था कि ये एक इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि इसमें जो जिन उम्मीदवारों की लोकेशन हुई है उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो 86 ख़वातीन हैं जिन्होंने एलोकेशन हासिल किया है, और 84 जो है वो मेल उम्मीदवार हैं जिन्होंने एलोकेशन हासिल कर लिया है। ये टोटल 170 बनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप दूसरी जानिब देख ले तो 172 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें 88 की तादाद यानी 88 मेल हैं और फीमेल 84 हैं जिन्होंने कामयाबी तो हासिल कर ली। वो पूरे पाकिस्तान में मेरिट लिस्ट में भी आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई एलोकेशन हासिल नहीं किया। मैं अगर आपके साथ शेयर कर लूँ तो ये हसनैन अली है, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। ये 35th पोजीशन पे आए हैं और 35th पोजीशन पे आने के बावजूद इनकी जो एलोकेशन है वो नहीं हो सकी है। आगे उनका जो रिमार्क्स है वो ये भी नहीं है कि इनको कोई मेडिकल इशू है या कोई और इशू है, लेकिन सिंपली लिखा हुआ है कि ये नॉट एलोकेटेड है। मतलब 35th पोजीशन, आप अंदाज़ा कर लें। मैं 44 पे अपना इंट्रो कर रहा था। इस तरह अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पेज पे आपको 44th पोजीशन पे समीम अहमद, उनका ताल्लुक भी पंजाब से हैं, जो नॉट एलोकेटेड है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पंजाब से एक और कैंडिडेट है राना अहमद हफीज़, जो 80 नंबर पे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो मेरिट लिस्ट है 80 नंबर पे, लेकिन उनकी भी एलोकेशन नहीं हो सकी है। इस तरह अगर आप फिर तीसरे पेज पे आते हैं तो आपको पंजाब से एक और कैंडिडेट जो 96 पोजीशन पर है और उनका नाम है दानियाल मोहम्मद हसन, उनकी भी एलोकेशन नहीं हो सकी है। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और पंजाब से कैंडिडेट, उनका नाम है मोहम्मद सईद, जिन्होंने 119 मेरिट लिस्ट पर हैं पूरे पाकिस्तान में। और फिर आप आते हैं तो पंजाब से एक और जिन्होंने 122 123 पोजीशन हासिल कर ली, जिसमें आसिम नौरोज़ हैं और मोहम्मद अजहर हैं। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों की एलोकेशन नहीं हो सकी है। 172 कोई इतनी छोटी फिगर नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी 172 उम्मीदवार थे और बस बात ख़त्म। इनके पीछे कितनी ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनका एक ड्रीम था, एक ख्वाब था, उनके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, लेकिन उनको नहीं मिल सका। हाफिज़ मोहम्मद हारून ताहिर हैं, 125वें नंबर पर हैं, इनकी भी एलोकेशन नहीं हो सकी है। इस तरह आप आगे बढ़ते हैं तो उमर फारूक हैं, वो 130 यानी 130वें नंबर पर है मेरिट लिस्ट में। उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, उनकी भी एलोकेशन नहीं हो सकी है। इस तरह
135वें नंबर पर मोहम्मद सरमद हैं और 136वें नंबर पर मोहम्मद बिलाल खालिद हैं। दोनों का ताल्लुक पंजाब से हैं और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी एलोकेशन नहीं हो सकी है। और इस तरह अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारा पूरा व्लॉग जो है इन नामों में गुजर जाएगा। इनमें अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली ये बताऊं कि ताल्लुक कहाँ से है, पंजाब से 80 मेल हैं जिनकी लोकेशन नहीं हो सकी, और आप बदकिस्मती कह लें कि फीमेल की जो तादाद है वो भी सिर्फ पंजाब से है और वो है 84 जिनकी लोकेशन नहीं हो सकी है। इस तरह अगर आप सिंध रूरल में देख ले तो सिर्फ 3 मेल हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 2 बलूचिस्तान से हैं और 2 गिलगित बल्तिस्तान से हैं जिनकी लोकेशन नहीं हो सकी है। बाकी जो सूबे हैं और रीजन हैं उनमें कोई फीमेल ऐसा नहीं है जिनकी लोकेशन नहीं हो सकी, सबकी हुई है। सिर्फ पंजाब से 84 फीमेल मेंबर्स जो है ना उनकी एलोकेशन नहीं हुई है। तो बहुत ही ख़तरनाक है और मैं ये समझ सकता हूँ कि आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और फिर एंड पर आपको ये मालूम हो कि आप मेरिट नंबर 35 पे हैं, मेरिट नंबर 44 में हैं, और ये सिर्फ सूबे में नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान के आप 35 पोजीशन पर हैं और आपकी बदकिस्मती ये है कि आपकी एलोकेशन नहीं हो सके। अब आते हैं उस बात पे कि क्या वाकई लक का खेल है कि नहीं। तो ये जो बात मैंने आपको कही कि 172 उम्मीदवारों ने कोई एलोकेशन हासिल नहीं किया किसी भी ग्रुप में, तो ये लक का खेल ही है। वरना मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप 35 पोजीशन ले लें पूरे पाकिस्तान में और आपकी एलोकेशन ना हो। लेकिन ये उस तरह लक का खेल भी नहीं है कि आप सब कुछ लक पर ही छोड़ दें। जैसे कोई है तो वो कहे कि जी मैं तो काम नहीं कर रहा, किस्मत की बात है, पास हुआ तो पास हुआ। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं या इनको आप कह लें कि एस्पायरेंट्स हैं जो पहला अटेम्प्ट सिर्फ इस वजह से देते हैं कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की नोयत क्या है। आपने इस तरह नहीं करना, पूरी तैयारी करनी है और इनके जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो भी नहीं अपनाने कि आप खाना छोड़ दें, वॉक छोड़ दें, अपनी सेहत या अपनी ध्यान करना छोड़ दें और आप दिन रात सिर्फ इसी पर लगे जाएँ। नहीं, अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ाई कर लें तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन पर आप देख रहे हैं कि वो एकेडमीज़ हाँ, जो दावा कर रहे हैं कि फ़लाँ जो कैंडिडेट है जिनकी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव में हुई है वो मुझसे पढ़ा है। फ़लाँ जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो मुझसे पढ़ा है, या जो फ़लाँ कैंडिडेट है जिसने फॉरेन सर्विस में एलोकेशन हासिल की वो मुझसे पढ़ा है। तो समटाइम्स आपको इस तरह चीज़ें आती है कि एक ही टाइम पे 2-3 एकेडमीज़ हैं वो इसकी क्रेडिट लेते हैं। लेकिन इसकी रीज़न ये है कि कहीं पे आप रिटन के लिए जाते हैं, कहीं पर आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाते हैं। तो आजकल जो हमारे एकेडमीज़ हैं जिन्होंने इसका एक बिज़नेस बनाया है, वो लोग जब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ 1 हफ़्ता भी रहे हैं तो वो आपकी तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ कैप्चर कर देते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि ये शख़्स यहाँ से पढ़ के गया है। आप कहीं से भी पढ़ लें, अगर आपकी खुद की मेहनत नहीं है तो ये डन नहीं होता। आपने बिलाखिर खुद ही मेहनत करनी होती है। इसके अलावा अगर आप देख लें तो हमारे यहाँ एक अजीब-सी रिवायात है कि 2.67 यानी जो अपीयर्स हुए हैं इस एग्ज़ाम में उनकी तादाद 12,000 से अबव है। 355 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ामिनेशन पास किया। उसमें मेल जो थे वो 178 थे, फीमेल जो थी वो 177 थी और उसके बाद जो कैंडिडेट थे जिन्होंने वाइवा क्वालिफ़ाई किया वो 342 थे। इसमें 172 जो थे वो मेल थे और 170 फीमेल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 170 जो है ना उनकी एलोकेशन हुई है, 172 की नहीं हुई है। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। हमारे यहाँ अगर आप देख लें तो सीटें भी अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन आई डोंट नो फिर क्यों इनकी एलोकेशन नहीं हो सकी। इसके अलावा जो बहुत सारे सोशल मीडिया सारिफीन हैं जो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना पुराना हो चुका है कि जो टैलेंटेड लोग CSS करके आते हैं वो भी रिफॉर्म्स ना होने की वजह से इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करता। अगरचे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं खुद मतलब इत्तेफाक करता हूँ
کہ جو سسٹم ہے اس میں ریفارمز کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے. ہم تب سے لے کے بس وہی پرانا جو ایک فارمولہ تھا اسی کے تحت چل رہے ہیں اور وہی رولز ریگولیشن اپنائے ہوئے ہیں. اگر آپ اس پوری صورتحال کا جائزہ لے لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو 2026 کے مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھ کر ہم اگر ریفارمز کریں گے تو ہمارے جو اسپیرنٹس ہیں جو آئیں گے جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کے قابل بھی ہیں ان میں پوٹینشیل بھی ہیں اور سب چیزیں ٹیمپرامنٹ بھی ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں. ورنہ نہیں تو پھر اسی طرح حال ہوگا کہ جب آپ مکان بنائیں گے تب آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کچھ عرصہ رہیں گے پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے اور پھر اچانک آپ کو کہیں گے کہ اوہو ہو آپ نے تو قبضہ کیا ہے اور یہ سیکیورٹی رسک ہے. بری امام اگر آپ کہہ لیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا, ان کے گھر مسمار ہوئے. لیکن جو آج یعنی کل رات جو واقعہ ہوا ون کنسٹیٹیوشن ایونیو اور ان میں بڑے بڑے اور تگڑے تگڑے لوگ ہیں, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے ان کا تعلق ملٹری سے ہو یا سیاستدان ہو, ان کے اپارٹمنٹس ہیں, ان کے وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں. جب سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ خالی کر لیں اور یہ غیر قانونی ہے, اس کی ایک اہم وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جمعرات کے دن یہ فیصلہ آیا, آج جمعہ چھٹی, ہفتہ اتوار چھٹی, پھر منڈے کو, تو تب تک یہ لوگ یہ آپریشن کمپلیٹ کر لیں گے. اور پھر پرائم منسٹر نے کمیٹی بھی بنا دی کیونکہ اس میں نون لیگ کے اپنے ہی لوگ بھی موجود ہیں, پی ٹی آئی کے بھی لوگ موجود ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اکثر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر جو منیمم وہ ہے تو وہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20-25 کروڑ یا اس سے زیادہ, تو یہ لوگ اس طرح لے رہے ہیں اور پھر رہ بھی رہے ہیں.